नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, या किस प्रकार की ध्वनि है? या किस प्रकार की ध्वनि है? ए तालब, बी कंठ, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये, यानी तालब्ध। ठीक है। या वर्ण का उच्चारण मुख्य रूप से तालु यानी मुंह की छत पर पिछला भाग से करते हैं और जीभ के स्पर्श से होता है। तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। व्याकरण के नियम के अनुसार ई, बड़ी, चा वर्ग और या, शा, ये सब तालब ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है। ए 2, बी 11, सी 7, डी 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हिंदी में ये 4 हैं। ठीक है। तो कौन कौन है? आ, ई, उ और री। ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए मिठास, बी मीठी, सी मिठाई, डी मीठा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए मिठास। यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ मिठास मीठे होने का भाव या गुण दर्शाता है, जबकि मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण है। ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, बताइए निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? ए सफाई, बी नींद, सी रोग, डी कौन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कौन। कौन जो है ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ कौन एक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जबकि अन्य विकल्प दिया है जैसे सफाई, नींद, रोग, ये सब क्या है? ये तीनों संज्ञा है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसमें से क्या होगा? ए संवेद्य, बी अभेद्य, सी दुर्भेद्य, डी नैवेद्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी अभेद्य। क्या हो जाएगा? अभेद्य। अभेद्य मतलब जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ठीक है। जैसे भेदा, काटा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। ठीक है। जैसे अभेद्य किला। ठीक है। वहीं जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्भेद्य कहते हैं। दुर्भेद्य कहते हैं। यानी अभेद्य में तो यह है कि उसको तोड़ा ही ना जा सके, जबकि दुर्भेद्य में तोड़ा जा सकता है, बट वो काफ़ी कठिनाई के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। ठीक है। यानी उसमें काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस तरीके से अक्सर आप लोग लोकोक्तियाँ सुनते आए होंगे। इसका सही अर्थ क्या हो सकता है बताइए? ए ना काम न खर्च, बी बहुत खर्च खराब काम, सी बिना खर्च अच्छा काम, डी खर्च कम काम अच्छा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिना खर्च अच्छा काम। क्या हो जाएगा? बिना खर्च अच्छा काम, यानी सी विकल्प सही है। इस कहावत का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य में कोई लागत या खर्च ना आए और परिणाम बहुत ही सुंदर यानी शानदार आ जाए, अर्थात बिना किसी निवेश या नुकसान के अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो जाए, तो इस लोकोक्ति का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास समास पूछा हुआ है, बताइए कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास और डी तत्पुरुष समास। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम समझ लेते हैं बहुव्रीहि समास होता क्या है। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी प्रधान पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो क्या कहते हैं पद का अर्थ ही नहीं लिया जाता है, किसी तीसरे पद का अर्थ निकलता है, ठीक है। उस प्रधान पद जो पद कहते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ दशानन यानी दस है, आनन आनन मतलब मुख, आनन मतलब मुख, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका अब तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? ठीक है, ये दस दस मुख किसके पास था? रावण के पास में। किसके पास? रावण के पास में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष रूप से रावण के लिए रूढ़ है ये, ठीक है। यानी ये रावण को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में का जो विकल्प है बहुव्रीहि ये सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है, बताइए? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। इस क्वेश्चन में का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यात्मक, देखो द्विगु, ठीक है। द्विगु समास में देख लो पंच, पंच यानी पांच, ठीक है, पंच बराबर पांच, ठीक। वटी, अब देखते हैं, जिस समाज का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह पूरे समूह को बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाते हैं। पंचवटी का विग्रह अगर हम करेंगे तो पंच मतलब पांच और वटी यानी वट मतलब वृक्ष, तो वृक्षों का समूह, इसलिए द्विगु समास होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतन का विलोम क्या होगा? ए अनश्वर, बी अल्पजीवी, सी नश्वर, डी क्षणिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नश्वर, ठीक है। चिरंतन मतलब होता है शाश्वत और उसका अपोजिट हो जाएगा नश्वर, ठीक है, जो क्षण भंगुर हो जाए, तुरंत तुरंत जो है नाश हो जाए, ठीक है। तो इसका यानी हो जाएगा नश्वर हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश में आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है इसमें, ठीक है। क्या पूछा है? आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, एक सेंटेंस दे दिया है। अब ये पूछ रहा है जो आकाश है शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें तीन तो हैं, कोई ऐसा चौथा है विकल्प जो नहीं है, बताइए क्या है जो इसमें से नहीं है? ए गगन, बी नभ, सी रसाल, डी व्योम। तो गगन सही है, नभ सही है, व्योम सही है, जो नहीं है यानी जो विकल्प में लगाना है हमें वो सी हो जाएगा, रसाल नहीं है। रसाल किसका है? मैंगो यानी आम का पर्यायवाची रसाल होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आनंद शब्द, आनंद शब्द उचित पर्यायवाची शब्द यानी आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? ए मोदहर्ष, बी अचल प्रमोद, सी तनुज आमोद, डी शाल उल्लास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए यानी मोद हर्ष, ठीक है। मोद हर्ष यानी प्रसन्नता, उल्लास या खुशी, ठीक है, का जो है अर्थ पैदा करता है ये, ठीक है। और अन्य जो क्या कहते हैं विकल्पों की तरफ देखा जाए, जैसे अचल है तो अचल क्या होगा? अचल होता है किसका? पर्वत का। किसका होता है? पर्वत का, ठीक है। तनुज, तनुज जैसे है तो तनुज किसका हो जाएगा? पुत्र का। किसका हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा तनुज, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए? वीर रस का स्थायी भाव, ए भय, बी क्रोध, सी उत्साह, डी विस्मय। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों?
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में उमंग, साहस व पराक्रम का भाव जगाता है, वहाँ वीर रस रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जबकि क्रोध का बताइए क्या है स्थायी भाव, क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र। क्या होता है, रौद्र होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक है, बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। ए रति, बी हास, सी राम, डी जुस्सा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए रति। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है, जो नायक नायिका के प्रेम का वर्णन करता है। इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, जबकि हास का क्या है, हास हास्य का स्थायी भाव क्या है, हास्य। क्या होगा, हास्य होगा। ठीक है, हास्य। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितनी नावों में कितनी बार रचना को, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार ये रचना है को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि किसकी रचना है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, जिसको शॉर्ट में अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, 1978 में 1978 यानी 1978 में हिंदी साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार नवाजा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। बताइए ए मैथिली शरणगुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। ठीक है, जयद्रथ जो वध राष्ट्र कवि यानी मैथिली शरणगुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि। ठीक है, की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, और इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है, ये क्या है, जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। कब हुआ था, 1910 में हुआ था। ठीक है, यह महाभारत के हरिवंश पर्व कौन सा पर्व अगर पूछे तो हरिवंश पर्व है। ठीक है, हरिवंश पर्व यानी हरिवंश पर्व, हरिवंश पर्व की एक घटना है। इसमें हुआ क्या था, अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किया गया था, ये उसी पर आधारित है। ठीक है, तो मैथिली शरणगुप्त यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर, साहचर मतलब होता है जुड़ाव। ठीक है, जुड़ाव होता है। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग, डी अलगाव। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा, इसका होगा अलगाव, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहचर का अर्थ होता है यानी साथ रहना, है ना, या संगति या मेल जोल। इसका ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, अलगाव या पृथक्करण। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। मतलब जो दोपहर के बाद का शब्द होता है उसके लिए एक शब्द, ठीक है, एक शब्द होता है जो भी प्रयोग किया जाता है। बताइए वो पूर्वाहन है कि अपराहन है कि मध्याह्न है कि बिहान है। दोपहर के बाद तो बाद होगा तो ये अपराहन। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, ठीक है, कि 12 बजे के बाद। और पूर्वाहन मतलब हो जाता है 12 बजे के पहले, और मध्याह्न हो जाता है बस ठीक 12 बजे। ठीक है,
और बिहान मतलब होता है कल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ, बताइए। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन में पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगाते ही घंटा लगते ही वह चल पड़ा। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया है क्या। ठीक है, ताकि अगर कभी और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप उसका उत्तर आप आसानी से दे सकें। ठीक है, देखिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। ठीक है, इसकी पहचान क्रिया के पीछे कर लगा। ठीक है, कर। ठीक है, जैसे नहा कर, सो कर, जग कर, भाग कर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखिए, नहा कर पूर्वकालिक क्रिया है, तो नहा में कर लगा है, तो ये जो कर है पहचान कराएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा, वो क्या भाववाचक है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक है, कि ये क्या वो द्रव्यवाचक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक है। अब जातिवाचक क्यों है, मतलब जातिवाचक किसे कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लड़का शब्द क्या है, मतलब दुनिया में जितने सारे लड़के हैं उन सारे लड़कों को पूरी तरीके से उसका बोध होता है लड़का शब्द से, तो इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या उन्हें क्रिया कहते हैं, क्या सर्वनाम कहते हैं, कि क्रिया विशेषण कहते हैं, कि विशेषण कहते हैं, बताइए। मतलब अब आप ध्यान से समझिए, ठीक है, इस बात को, जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम है, अगर उसके गुण का, उसके गुणों का, ठीक है, उसके दोष का, उसकी संख्या, यानी संख्या हो या परिणाम आदि सारी चीज़ों की विशेषता बताता है। जैसे जैसे काला घोड़ा। अब काला घोड़ा, ठीक है, इसमें काला जो है वो क्या कहते हैं, विशेषण बताया गया है घोड़े का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बताइए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, बताइए। उसके लिए क्या कहते हैं, नौढ़ा कहते हैं, कि पर्वत पथिका कहते हैं, कि प्रोषित पथिका कहते हैं, कि आगत पथिका कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रोषित पथिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोषित पथिका। अब हम और जो है विकल्प को समझ लेते हैं कि क्या होगा। जैसे लिखा है, ठीक है, स्त्री जो ये तो हो गया प्रोषित पथिका। ठीक है, अगर मतलब कोई उसका पति, किसी भी महिला का पति विदेश से लौटने वाला हो तो उसे क्या कहेंगे, परवस्य पथिका कहेंगे। ठीक है, वो लौटने वाला है और ये पति प्रदेश गया है तो ये प्रोषित पथिका हो गया। अब आगत पथिका कैसे कहते हैं, ये इसी का उल्टा हो जाएगा प्रोषित पथिका का। ठीक है, यानी आने वाला है, यानी आगत पथिका आने वाला है, यानी किसी जो है महिला का पति विदेश से, ठीक है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, आने वाला है। ठीक है, आ गया हो, यानी आ गया हो, तो उसे आगत पथिका कहते हैं, वो आ गया हो। ठीक है, नौढ़ा होता है कोई नई नवेली जो दुल्हन होती है, नहीं जिसकी, जिसमें जिस लड़की की शादी यानी हुई है, वो क्या क्या कहते हैं कि अब वो अ, नई दुल्हन के रूप में, तो उसको नौढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर का समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, देखिए, दो शब्द आता है, आदित्य का, ठीक है, आदित्य क्या क्या आता है, आदित्य का और उपत्य का।
तो यहाँ पर्वत के ऊपर की सब समतल भूमि होगी उसको अधत्यका कहते हैं, और उपत्यका जो होती है पर्वत के नीचे, ठीक है, तो उसको उपत्यका कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हो कि पहाड़ या पर्वत के ऊपर स्थित जो समतल मैदानी भूमि है वो अधत्यका यानी पठार जैसी भूमि कहलाती है, और जो इसके विपरीत है पहाड़ के नीचे वाली जो पास की जो तलहटी भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, किस एक, ठीक है, लेखक या कवि को दिया गया, बताइए किसको दिया गया शलाका पुरस्कार। ठीक है, बताइए इसमें श्री विष्णु प्रभाकर को, कि तुलसीदास जी को, कि रामचंद्र शुक्ल को, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा को, ठीक है, दिया गया था। ठीक है, दिल्ली हिंदी अकादमी के द्वारा सर्वोच्च शलाका सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले प्रसिद्ध आलोचक व भाषाविद रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो है आलोचक व भाषाविद रहे हैं, और 1986 या 87 के आसपास में इनको शलाका पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आविर्भाव का विलोम शब्द होगा, क्या होगा, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव मतलब क्या होता है कि कुछ प्रकट हो जाना, उदय हो जाना या सामने आ जाना। तो आविर्भाव हो गया तिरोभाव, विरक्ति, अंत या अधोगति। तो इसमें आप देख लीजिए तिरोभाव, तिरोभाव मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना। ठीक है, अदृश्य हो जाना, छिप जाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखते हैं तितली की रचनाकार कौन है, तितली की रचनाकार कौन है, बताइए। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि तितली की रचनाकार है कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और अभी आगे भी पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं इसका विकल्प हम लोगों ने। ठीक है, ये निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी महादेव वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तितली छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर, जो कि छायावादी कवि रहे हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, एक प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। ठीक है, क्या है ये, एक उपन्यास है, ये उपन्यास है। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है, और ये कब जो है क्या कहते हैं प्रकाशन हुआ था, ये 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में हुआ था। बताइए क्या आप लोग जानते हैं उनके और अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, कुछ का नाम बताइए। जैसे कंकाल है, ठीक है, कंकाल है, ये क्या कि जयशंकर प्रसाद जी का ही है। इरावती है, इरावती है, और तितली हो ही गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने अभी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, और यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी सबसे क्या कहते हैं कि शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, इससे क्या कहते हैं नए वीडियो आपको आप तक लोग तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कभी। ठीक है, आप लोग समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।